तो चलिए आज रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं आज बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप लोगों ने जाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से। देखिए पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर में मैंने सेंटर ऑफ मास के जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते थे जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स थे, यानी कि जिनको आप ये माने कि अगर उनको भी कर लेते हैं तो आपके क्रिस्टल क्लैरिटी अपने सब्जेक्ट को अपने टॉपिक्स को लेकर आ जाती है जो कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। किस तरह से अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं वो वहाँ पर मैंने सिखाया। जो हमारे पास में बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का जो क्वेश्चन बन सकता है वहाँ तक भी मैंने आप लोग को उसके अंदर में करवाया हुआ है। उसके बाद में प्रैक्टिस शीट आप लोग को प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ पर जाकर अपने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करूँ मैं आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके पहले आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं शुरुआत करूँ आज के टॉपिक की तो बड़े इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि मान लो मेरे पास में एक सॉलिड बॉल है, यानी कोई मेटेलिक बॉल है मेरे पास में, और दूसरी एक होलो बॉल है। इन दोनों बॉल को मैंने क्या किया है, रोल डाउन किया है, एक फर्श के ऊपर में एक फ्लोर के ऊपर में, और दोनों को मैंने रोल डाउन कर दिया। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई कौन सी मेरे पास में बॉल जो है वो पहले रुकेगी। यानी कि अगर इनके सबकी स्पेसिफिकेशन देखें तो इनका मास भी सेम है, इसका भी मास सेम है, इस पे लगने वाला फोर्स वो भी सेम है, इस पे लगने वाला फोर्स वो भी सेम है। इसका रेडियस अगर बात करूं तो इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस मेरे पास में आर है, सेम मटेरियल है और सेम इनके मासेज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे को ये बताओ कि अगर इन दोनों के ऊपर मैं फोर्स लगा देता हूँ तो कौन सा मेरे पास में पहले रुकेगा और कौन सा बाद में रुकेगा। अब इस कंसेप्ट को जब हम समझेंगे, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है कि इनको रोल डाउन कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को दिमाग में ये आना चाहिए कि रोल डाउन हुआ है, यानी कि ये बॉल जो है ये रोल डाउन होते हुए कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही होगी, इस तरह से अपने पाथ कवर कर रही होगी। और आपको मैंने समझाया था कि अगर उसके अंदर में दो तरह के मोशन हो जाते हैं, कौन कौन से, कि जब आपके पास में ऑब्जेक्ट जो है वो एक लीनियर मोशन करे, यानी कि जब हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर वो ट्रांसलेटरी मोशन बन जाता है। तो यहाँ पर वो किस तरह का मोशन करे, ट्रांसलेटरी मोशन करे, और साथ ही साथ वो मेरे पास में किस तरह का मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन यहाँ पर कवर कर रही है। तो दो तरह के मोशन जो हैं, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, थोड़ी देर के बाद बी पॉइंट ऊपर घूमकर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग के अंदर में यह आना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके अंदर में किस तरह का मोशन हुआ है, रोटेशनल मोशन हुआ है। अब रोटेशनल मोशन हुआ है तो इसका सारा का सारा हमें जो क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी वो कहीं ना कहीं उसके रोटेशनल मोशन से, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो लीनियर मोशन में मैंने कहा कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जब ये मूव कर रही है जिसका मास है m, मास मेरे पास में m है, और यहां से ये इस पॉइंट के ऊपर में पहुंचना चाह रही है, तो हमें कितना इसके ऊपर में फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि मैं इसको पहले इनिशियली क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि ये जहां पर पड़ी हुई है उसी पोजीशन पर रहना चाहती है। पहली चीज तो ये, यानी कि आप ये कहो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में वो एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक पॉइंट पर रखी हुई है तो उसी पॉइंट पर वो रखी रहेगी। कब तक, जब तक हम उसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। तो आपने जो पार्टिकल नेचर के अंदर में पढ़ना शुरू किया था तो इस क्वालिटी को, इस इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक को उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या नाम दिया था आप लोगों ने, यहां पर कहा था कि ये अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या है, इनर्ट है, यानी कि ये अपने आप में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रही है। अगर यहां पर नहीं कर पा रही है कौन, जो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर किया था। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस के अंदर में आप इसने कहा कि ये इसकी इनर्ट प्रॉपर्टी है कि ये जहां पर रुकी हुई है वहीं पर रहना चाहती है। अगर ये एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो वो अपना यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करना चाहती है। तीसरा आपने देखा था कि अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में जा रही है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में ही जाती रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। तो हम हमेशा एक इनर्शिया को यहाँ पर डिफाइन करते थे, यानी कि उसकी पोजीशन को, उसके मोशन को, उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करने की कैपेबिलिटी, कौन सी, इनहेरेंट कैपेबिलिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक, तो हम उसको नाम दिया करते थे इनर्शिया। किस केस के अंदर में, जब मैं आपको पार्टिकल नेचर की बात कर रहा था। तो पार्टिकल नेचर में आपने उसको बड़ी बखूबी तरीके से जाना कि जब भी एक पार्टिकल नेचर है तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट का डिफाइन करते हैं इनर्शिया। अच्छा जी, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रोल डाउन हो रही है तब हम उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। तो उसी तरह से अगर आप देखोगे कि एक बॉल मेरे पास में रोल डाउन होती आ रही है, यानी कि वो रोटेशनल मोशन करते हुए आ रही है, और वो हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रोटेट करती रहेगी, क्योंकि उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उस ऑब्जेक्ट की कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है,
तो हम ये कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा क्या करती रहेगी, रोल डाउन करती रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां पर मैं यूज करूंगा कि जो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये बॉल हमेशा क्या कर रही होगी, हमेशा रोटेशनल मोशन कर रही होगी, रोटेशनल मोशन कर रही होगी। कौन सी, ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से, मतलब उसके अंदर में ट्रांसलेटरी मोशन और साथ ही साथ उसका जब ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी जब हमारे पास में आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि रोलिंग मोशन हो रहा है। तो ये बोल रही अगर रोलिंग मोशन कर रही है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में रोटेशनल मोशन भी हो रहा होगा। खाली इसके अंदर में रोटेशनल मोशन को अगर मैं कंसीडर करूं तो आप लोग देखते होंगे कि जो गन्ने की जूस जो जूस निकालने वाली मशीन होती है तो उसके अंदर में क्या होता है, कुछ इस तरह के फ्लाई व्हील्स लगे होते हैं, ये उसके अंदर में रोलर लगे होते हैं और कुछ यहाँ पर फ्लाई व्हील्स लगे होते हैं, ये उनका एक्सिस होता है और ये कुछ इस तरह के हमारे पास में देखते हो। तो ये क्या, एक एक्सिस के ऊपर में क्या कर रहा होता है, रोटेशनल मोशन कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कंसिडर कर दूं इन सब चीजों को लेकर कि अगर मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा और हमेशा अपना रोटेशनल मोशन कंटिन्यू करना चाहती है। क्यों करना चाहती है भाई, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट की क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या फिर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये भी ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या करना चाह रही है, ये भी अपने आप में रोटेशनल मोशन करते रहना चाहती है, यानी कि कोई भी इसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक ये क्या चाहती है कि मैं अपने आप को रोटेट करते रहूं। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को हम एक नाम देते हैं। जब हम यहां पर बात करें कि मेरे पास में पॉइंट मास था तो पॉइंट मास के अंदर में आपने उसको डिफाइन कर दिया इनर्शिया के नाम से, और जब हम रोटेशनल मोशन के बारे में बात करते हैं तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर में चेंज हो जाती है। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि जो इनर्शिया था, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे आप, तो इनर्शिया किस पॉइंट पर यानी कि किस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में डिपेंड कर रहा था। कैसे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये ज्यादा इनहेरेंट है, यानी कि इसके पास में कम कैपेबिलिटी है अपने आप को, इसके पास में टेंडेंसी ज्यादा है, इसके पास में कम टेंडेंसी है अपनी पोजीशन को चेंज करने की। तो इसके लिए हम इसका एक बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यूज करते थे कि हम यहाँ पर इसको डिफाइन करते थे कि ये जो चीज है कि कौन ज्यादा, किसका ज्यादा इनर्शिया होगा, यानी कि किसकी टेंडेंसी रुके रहने की ज्यादा होगी और किसकी रुके रहने की कम होगी। तो वहां पर हम डिफाइन करते थे उसके मास से, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसके पास में ज्यादा इनर्शिया। और इनर्शिया वर्ड ही जब मेरे पास में आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट है वो इनहेरेंट है अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए, अपनी मोशन को चेंज करने के लिए, अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अच्छा जी, अब मैं रोटेशनल मोशन की अगर बात करूं तो रोटेशनल मोशन के अंदर में, इन मोशन के अंदर में आप इसका कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल चेंज कर सकते हैं और वो यहां पर डिपेंड किस किस पर करेगी, चलो उसको भी देख लेते हैं अभी। तो आप लोगों ने समझा कि इनर्शिया जो है वो दो तरह का मेरे पास में हो सकता है। इनर्शिया जो है, इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर मैं दोबारा आऊंगा जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो इनर्शिया के अंदर में आपने देखा कि जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, जो इनर्शिया है वो दो तरह के मोशंस के अंदर में मेरे पास में आ रहा था। पहला मोशन कौन सा था, वो मेरे पास में था लीनियर मोशन, लीनियर मोशन को, जिसको मैंने कहा कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। दूसरा जो यहां पर मोशन मेरे पास में आता है जिसको आप लोग जानते हैं कौन सा, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन होता है, उसके अंदर में इसको क्या डिफाइन करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसके अंदर में मेरे पास में ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि इनर्शिया के अंदर में, लीनियर मोशन के अंदर में, ये डिपेंड करता है बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में जिसको आप लोगों ने जाना मास के ऊपर में। ठीक है, और इसको हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, इनर्शिया के नाम से जानते हैं। इसको हम डिफाइन कर देते हैं कि भाई अगर एक ऐसी क्वांटिटी जो कि उसको इनर्ट रखती है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसके कारण में इनर्ट है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है, तो यहां पर हम उसको बोल देते हैं सिंपली इनर्शिया। ओके, तो ये कहानी इसके मास की हो गई। अब देखो बड़ी ही खूबसूरत चीज यहां से निकल के आएगी आप लोगों के लिए, वो ये कि अगर मान लो मेरे पास में रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो वहां पर जो चीज इसके ऊपर में डिपेंड करेगी, यानी कि रोटेशनल मोशन के अंदर में जब डिपेंड करती है तो ये दो चीजों के ऊपर में डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना मास है, यानी कि कितना मास है, क्योंकि मास पे तो ये चीज भी डिपेंड कर रही है। और दूसरा इसके अंदर में ये डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना रेडियस है। ये दो चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है किसके अंदर में, जब ऑब्जेक्ट मेरे पास में रोटेशनल मोशन कर रही होती है। अब रोटेशनल मोशन करेगी कौन, जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट को आपने देखा था कि जो अपने आप में कितना सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहे हो, जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो आपने उस रिजिड बॉडी को क्या बोल दिया था कि ये मेरे पास में किस तरह का मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। अब रोटेशनल मोशन है, उसको रुके रहने की भी क्षमता होगी उसके पास में, चलते रहने की भी एक क्षमता होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते रहने की भी उसके अंदर में एक क्षमता होगी, कैपेबिलिटी होगी।
वो ये नहीं चाहती ऑब्जेक्ट कि भाई मेरा रोटेशनल मोशन रुक जाए, वो ऑब्जेक्ट ये नहीं चाहती कि मैं रुकी हुई तो चल पड़ूँ अपने आप, वो ऑब्जेक्ट ये नहीं चाहती कि मैं, मेरे पास में जो टेंडेंसी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में चलने की, मैं उसी के अंदर में चलती रहूं, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहती है। अगर वो बदलना नहीं चाहती है तो मैं यहां पर कहूंगा कि वो मेरे पास में किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, उसके कौन से उसके इनहेरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में डिपेंड कर रही है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, यानी कि रोटेशनल मोशन हम लेते किसके लिए हैं, यहां पर हम लेते हैं कोई भी रिजिड बॉडी है मेरे पास में। भाई ये जो क्लास है ना, इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट यही वर्ड समझना है जो अभी वर्ड में निकाल कर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझ गए ना, नहीं समझ पाए, तो भाई मैं कह रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कभी समझ में भी नहीं आ सकता। जो आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर में एक फोबिया बना रखा है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं क्या होता है, वो आपका यहीं पर निकलेगा सारा आंसर। आप लोगों को मैं पूछूं कि भाई मेरे पास में कोई रिम है, साइकिल का आप लोगों ने रिम देखा होगा, कोई टायर देखा होगा, ठीक है, जो ट्रक का हो गया या फिर बस का हो गया, उसके अंदर में रिम देखी होगी, तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो मास है वो इस एरिया के अंदर में रहता है और बीच के अंदर में एक एक्सल होता है, यहाँ पर कुछ स्पोक्स होती हैं या फिर थोड़ा सा लाइट मटेरियल या मेटेलिक सीट इसके अंदर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्यों है ऐसा, किसी के दिमाग में अंदर में ये क्वेश्चन आया कि भाई यहाँ पर ऐसा क्यों रखा जाता है कि बाहर बाहर इतना हमने एरिया रख दिया उसका। तो अभी आप देखो, अभी इस पॉइंट पर आऊंगा कि इसको मैं क्या बोलूंगा, ये ऑब्जेक्ट चाहती क्या है। जब आप रोटेशनल मोशन करना चाह रहे हैं तो यहां पर मैं ये चाहता हूं कि भाई मान लो मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में रोल करता हुआ जा रहा है, रोल करता हुआ जा रहा है, तो यहां पर कोई भी स्टोन आ गया, ये मेरे पास में स्टोन आ गया, अब ये रोल कर रहा है, इसका मतलब इसके पास में क्या है, इसके पास में एक इनर्शिया है। कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ इसके पास में एक रोटेशनल मोशन करने की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये हमेशा क्या करना चाहती है, एक रोटेशनल मोशन करना चाहती है। किस तरह का, रोटेशनल मोशन करना चाहती है। लेकिन हम यहां पर बात करें कि अगर वो रोटेशनल मोशन करना चाह रही है तो हमारे, अगर लीनियर मोशन के साथ में इसको कंपेयर करूं तो इसके अंदर में कैपेबिलिटी ये भी होनी चाहिए कि ये अपने जो डायरेक्शन है, यानी कि जो इसका मोशन है, जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, वो चेंज ना हो। अब हुआ क्या कि जैसे ये पत्थर इसके सामने आया, ये टायर गया रुक। हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था ना कि ये इसको जंप करके आगे की तरफ में चला जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। फिर मैं दूसरा टायर लेके आया, एक दूसरा टायर लेके आया, ये मेरे पास में पूरा सॉलिड टायर था, ये पूरा सॉलिड टायर है। दूसरा मैं टायर लेके आया और यहां पर मैंने उसके एक पत्थर रख दिया। जब वो रोल करता हुआ जा रहा था, ये रोल करता हुआ जा रहा है, यहां से हमने देखा कि जब ये इस पत्थर को क्रॉस करेगा, यानी कि जब ये इसके पास में पहुंचेगा, जब ये रोल कर रहा है तो इसके पास में कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। और रोटेशनल मोशन की कहानी आ रही है तो अभी मैं वो वर्ड भी यहां पर यूज करूंगा जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से जाना भी है। तो ये जब इसको क्रॉस करेगा तो आप देखेंगे कि ये जंप करके दूसरी साइड में चला जाएगा, यानी कि पत्थर की जो इसकी ऑब्स्टेकल आई है उसको ओवरकम करके आगे निकल जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इसके पास में एक इनर्शिया था, एक इनर्शिया था कि ये अपनी जो एक्चुअल कंडीशन है, यानी कि जो मोशन करने की इसकी कंडीशन है, उसको ये मेंटेन रख सके। पिछले वाले के पास में इनर्शिया जरूर था, इसके पास में इनर्शिया जरूर था, यानी कि उसके पास में कैपेबिलिटी थी कि वो एक रोटेशनल मोशन करता हुआ चले, लेकिन वो इस पत्थर से टकरा कर रुक गया। अगले केस के अंदर में मैं दूसरी ऑब्जेक्ट लेके आया और इस रोटेशनल मोशन करते हुए इस ऑब्जेक्ट को ओवरकम कर गई है। इनर्शिया इसके पास में भी है, इनर्शिया इसके पास में भी है, और दोनों ही किस तरह का मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। अगर रोटेशनल मोशन यहां पर कर रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्रॉस क्यों कर गया, क्योंकि इसका इनर्शिया का इफेक्ट ज्यादा था। ये क्यों रुक गया, क्योंकि इसका इनर्शिया का इफेक्ट कम था, यानी कि वो अपने मोशन को कंटिन्यू करने के लिए इतना कैपेबल नहीं था। नीचे वाला अपना रोटेशनल मोशन करने के लिए कैपेबल है। अगर ये मेरे पास में कैपेबल है तो आप क्या कहेंगे, इसके पास में इनर्शिया ज्यादा है भाई, इनर्शिया का इफेक्ट ज्यादा इसके पास में, इसके पास में इनर्शिया का इफेक्ट कम है। आप वर्ड आई थिंक समझ गए होंगे, मैं बार बार इफेक्ट यहां पर यूज कर रहा हूं। तो यहां पर आपने समझा कि अगर मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूं तो ये किसके इफेक्ट की बात कर रहा है, ये इनर्शिया के इफेक्ट की बात कर रहा है। और इनर्शिया के इफेक्ट अगर एक रोटेशनल बॉडी के अंदर बात करते हैं, रोटेशनल मोशन के अंदर में बात कर रहे होते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को या तो रोटेट करवाने के काम आता है, या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के काम आ रहा है, या अगर वो रुकी हुई है तो वहां पर मेंटेन करने को काम आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसका इनर्शिया का इफेक्ट यानी कि मोमेंट
कहा था ना कि जब भी हम पढ़ते हैं तो मोमेंट को हमेशा आपको रिप्लेस कर देना है। और यहां पर हमने किसका इफेक्ट देखा, इनर्शिया का देखा, तो यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि यहां पर ये केवल और केवल बात करें तो मास पे डिपेंड कर रहा था, यहां पर वो डिपेंड कर रहा है मास पर और रेडियस के ऊपर में, किसके अंदर में, रोटेशनल मोशन के अंदर में। अब मेरे को बताओ, इस छोटे से कंक्लूजन को यहां पर हम सम अप करने की कोशिश करें। यहां पर जो भी हमने पढ़ा कि जो भी मेरे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेसिकली मेरे को क्या बताएगा, बस ये वर्ड समझ लो दोस्त। यहाँ पर 5-7 मिनट की जो कहानी है ना, इसको समझ लो, आगे तो बिल्कुल थ्योरी पढ़ा है, कुछ भी आगे नहीं बचा है, सिर्फ यहीं पर ही इसी को समझने में आपको टाइम लग सकता है, उसके बाद में कुछ नहीं लगेगा। तो आपने समझा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी नहीं है, यानी कि इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। और इफेक्ट ऑफ इनर्शिया की कहानी समझो तो इनर्शिया है क्या, इनर्शिया किसी बॉडी का मेंटेन करने के लिए या तो रोटेशनल मोशन, जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो वो बॉडी कितनी दूर तक अपने आप को रोटेट करते हुए जा रही है, रुकी हुई है तो कब तक वो रुकी रहेगी, और एक डायरेक्शन में जा रही है तो डायरेक्शन में किसके लिए, उस रिजिड बॉडी के लिए बात करेंगे। और अगर मैं इसको लीनियर मोशन के साथ में कंपेयर करता हूं तो लीनियर मोशन में आपने इसको समझा था केवल और केवल इनर्शिया के नाम से। हम इसको भी इनर्शिया क्यों नहीं नाम दिया, क्योंकि यहां पर हमने देखा था कि ये मास पर और मेरे पास में रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, और जब भी हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वहां पर कोई ना कोई इफेक्ट डालना पड़ेगा, यानी कि कोई नया नाम देना पड़ता है, यानी कि इफेक्ट की बात करते हैं। और इफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर उसको हम नाम दे देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई थिंक आप लोगों को ये चीज, इतना कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या मेरे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, अब मेरे को बता दो कि भाई कौन से का इनर्शिया मेरे पास में ज्यादा रहेगा। जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि एक मैंने सॉलिड बॉल ली और एक मैंने जो दूसरा जो कौन सा बॉल लिया था, मेरे पास में सॉलिड बॉल लिया और दूसरा मैंने होलो बॉल लिया था, या फिर मैंने कहा कि एक रिंग लिया था, तो कौन सा मेरे पास में पहले रुकेगा। चलो अब देखते हैं उसी का आंसर। तो यहां पर आपको जर्नली एक आंसर जो फॉर्मूला है वो याद रखना है कि जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन के अंदर में, अब मैं बार बार यही बात करूंगा इनर्शिया को लेकर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर, क्योंकि पूरी कहानी इसी के ऊपर में चलेगी। रोटेशनल मोशन कैसे आप डिफाइन करते हैं, अलग अलग बॉडीज का कैसे डिफाइन होता है, पूरी एक टेबल होती है, उसको याद कर लेंगे तो आगे फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो दो थ्योरम्स बनती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर जो थ्योरम होती है, उन दोनों को बहुत अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। अच्छा, अभी जो देखते हैं इसके अंदर में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी भी पार्टिकल का, तो उसका फॉर्मूला सिंपल आपको ये याद रखना कि आई, क्योंकि हमने कहा था आई से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हम इसको मोमेंट को क्या समझेंगे आगे से, वेरी गुड, इस मोमेंट को समझेंगे इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया का इफेक्ट कैसे डिफाइन करोगे। जैसे आपने पिछली बार उसमें कहा था लीनियर मोशन के अंदर में कि मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये मास पे तो डिपेंड करेगा, साथ ही साथ उसके रेडियस पर भी डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के। तो यहां पर आप बोलोगे I = mr²। ये मेरे पास में इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोग को यूज करना है। मान लो मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इसका रेडियस है मेरे पास में r। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मेरे पास में मोमेंट कितना रहेगा, तो यहां पर आप लोग इसका आंसर दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, तो यहां पर आप सीधा इसका आंसर दे दोगे I = mr²। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई मेरे को ये बताओ इसका मोमेंट ऑफ मास कितना होगा, मोमेंट ऑफ मास कितना होगा, तो आप लोगों को पता है कि मोमेंट ऑफ मास मतलब मास और उसका कितना रेडियस है। ये मेरे पास में आप इसका निकाल देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो mr², मोमेंट ऑफ मास चाहिए तो मेरे पास में mr इनडायरेक्टली, यानी कि जो मास को हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास में रिप्लेस हो जाता है उसके इनर्शिया से, ठीक है, सॉरी उसके मोमेंट से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना आपको mr²। और जो रोटेशनल मोशन है वो होगा किनका भाई, मैक्सिमम केस के अंदर में आप लोगों को जो अपने आंसर के अंदर में मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर में मिलेगा, वो मेरे पास में एक रोटेशनल ऑब्जेक्ट होगी। रोटेशनल ऑब्जेक्ट का ही हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, क्योंकि रोटेट तो वही कर पाएगी, उसके अंदर में ट्रांसलेटरी मोशन और जो दूसरा मेरे पास में रोटेशनल मोशन होगा, तो वहां पर वो एक रोलिंग मोशन भी मेरे पास में करेगी। अच्छा, तो ये अब कहानी समझें कि भाई ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट की बात कर दी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने को दे दिया कि mr² मेरे पास में होता है। अब ऐसा हो गया कि मेरे पास में बहुत ज़्यादा सिस्टम के अंदर में ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, तब हम क्या करेंगे, यानी कि n पार्टिकल्स मेरे पास में ऑब्जेक्ट के आ गए तो कैसे कैलकुलेट करोगे। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि इसी से रिलेट करता हुआ बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ये मैं किसकी बात करिए, ये मैंने किया है जब मेरे पास में एक सिंगल पार्टिकल हो,
सिंगल पार्टिकल है तब आप लोग को ये यूज करना है I इजकल टू mr²। अच्छा, अब देखो मेरे पास में अगर सिस्टम ऑब्जेक्ट जो है वो तो बहुत सारे पार्टिकल उसके अंदर में होंगे, दुनिया भर के पार्टिकल्स उसके अंदर में होंगे। यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में आप कितने पार्टिकल देख पा रहे हैं? दुनिया भर के पार्टिकल्स हैं, हजारों करोड़ों मिलियन पार्टिकल्स हैं। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करूंगा? सिंगल पार्टिकल का तो आपने समझ लिया। अब इसी को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं और उसके अंदर में हम एक बड़े ही कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। बड़ा अच्छा कंक्लूजन है और वो मेरा पूरे इस चैप्टर के अंदर में यूज करते हुए चलना है। चलो जी, उसको भी देख लेते हैं। तो उसके अंदर में आप लोग देखेंगे कि मान लो यहां पर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट का सेंटर है और ये मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी मैंने बना दिया। कोई भी रिजिड बॉडी यहां पर हम यूज कर सकते हैं और हमने माना कि इसके डिफरेंट लोकेशन के ऊपर में इसके मास हैं। मान लो यहाँ पर मेरे पास में मास m1 है, यहाँ कहीं मास मेरे पास में m2 है, यहाँ कहीं मेरे पास में m3 है, यहाँ कहीं मास मेरे पास में m4 है। कितने भी मास मेरे पास में हो सकते हैं और हर एक का हम इसके सेंटर से यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये जो मास है, जब इसको मैं रोटेट करवाऊंगा तो आप लोगों को जानकारी है कि जब हम इसको रोटेट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, मान लो मैं ये मोशन दे रहा हूँ, इसको ऐसे मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ, यानी कि ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है और इसको मैं ऐसे रोटेट करवाना चाह रहा हूँ, इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे देना चाह रहा हूँ। तो सर्कुलर मोशन देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके एक्सिस पे मैं क्या करूँगा? इसको रोटेट करवा दूंगा ऐसे, यहाँ पर मेरे को करवाना है। तो आप देख रहे होंगे कि जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे उसके साथ में एंगुलर वेलोसिटी सेम मेंटेन करते हुए मूव कर रहे हैं। यानी कि ये पार्टिकल क्या करेगा? ये अपना ये एक पाथ ऐसे मूव कर जाएगा। यानी कि अगर ये मूव कर रहा है तो ये सेंटर से कोई ना कोई डिस्टेंस तो मेंटेन करेगा। ये मेरे पास में r डिस्टेंस पर है, लेट अस सपोज ये मेरे पास में r4 मान लेते, क्योंकि मैंने m4 पार्टिकल यहाँ पर लिया हुआ था, सीधा मैंने m4 को उठा लिया। चलो कोई नहीं, m1 को उठा लेते हैं। अब m1 जो पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास में है r1 डिस्टेंस के ऊपर में। ये पार्टिकल कहाँ पर है? इसके बाहर वाले एरिया के ऊपर में। तो ये अपना इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, m3 यहाँ पर अंदर ले लेते हैं। तो ये पार्टिकल मूव करेगा। सुनो, ये पार्टिकल, अभी मैं केवल इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूं, ये पार्टिकल मेरा मूव करेगा इस सर्किल के ऊपर में, करता 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 वापसी आ जाएगा। अब वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, ध्यान दो, वो एक रोटेशनल मोशन कर रहा है और रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके पास में क्या है? एक कैपेबिलिटी है या फिर कहें कि उसकी एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्या चाहता है? वो हमेशा मोशन ही करते रहना चाहता है। फिर से समझो, जो कीवर्ड यहां पर मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो पॉइंट, यानी कि वो मास मेरे पास में m1 जो है वो एक रोटेशनल मोशन कर रहा है, यानी कि वो एक एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। वो यहां से चला है और चलकर वापसी ऐसे घूम के मेरे पास में आ रहा है। अगर वो चलता रहना चाहता है, यानी कि उसके पास में एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है। ये हर ऑब्जेक्ट की, हर मास की अपनी एक इनहेरेंट होती है। इनहेरेंट का मतलब होता है उसकी नेचुरल है, यानी कि नेचर के थ्रू उसके अंदर में ये प्रोवाइडेड है। तो ये चाहता है कि मैं हमेशा क्या करता रहूं? मूव करता रहूं, मूव करता रहूं। तो कहीं ना कहीं अगर इसके पास में इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ये मूव भी करना चाहता है और ये अपने आप में रुकना भी नहीं चाहता, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो कहीं ना कहीं इसके पास में क्या रहा होगा भाई? वेरी गुड, इनर्शिया। और वो कौन सा इनर्शिया रहा होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसके इनर्शिया के कारण में कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। और रोटेशनल मोशन के अंदर में जब भी हम इनर्शिया के इफेक्ट को देखते हैं, यानी कि वो रोटेशनल मोशन ही करता रहना चाहता है, तो हमने कहा ठीक है भाई, उसके पास में इनर्शिया तो है, लेकिन किस तरह का? वो रोटेशनल मोशन करना चाहता है। तो हमने नाम दे दिया भाई, उसके इनर्शिया के कारण में क्या इफेक्ट आया, यानी कि इफेक्ट, यानी कि वो रोटेशनल मोशन करना चाहता है। अच्छा, अगले बात करूं मैं कि मेरे पास में m2 मास है और m2 मास की कहानी यहां पर देखो कि ये क्या चाहता है? ये ऐसे मोशन करेगा, ये मेरे पास में ऐसे मोशन करेगा और इसका रेडियस मान लेता हूं मैं r2 हो गया। ये मोशन करना चाहता है तो ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है अपन रोटेशनल मोशन को मेंटेन करते हुए। तो इसके पास में भी क्या होगा? इसके पास में भी होगा इसका रोटेशनल मोशन का इनर्शिया। और इनर्शिया जब हम रोटेशनल मोशन के अंदर में कंसिडर करते हैं तो हमें ये पता है कि वो इनर्शिया उसको, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो हमेशा एक रोटेशनल मोशन को मेंटेन करते हुए रहे, यानी कि अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करके रखे। तो यहां पर उसका इनर्शिया हम बोल देते हैं I2। इस मास का था मेरे पास में I1। उसी तरह से m3 मास का लोगे तो m3 मास भी अपने आप में मूव करना चाहता है, तो हमने बोल दिया इसका इनर्शिया I3।
ऐसे ही कितने पार्टिकल मेरे पास में हो सकते हैं। मान लो मेरे पास हो गया एक और nth मटेरियल जो कि बिल्कुल यहाँ पर सेंटर के पास में है और ये ऐसे मोशन कर रहा होगा, ये मेरे पास में मोशन कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ में उसको मूव करना है। तो इसके पास में इनर्शिया मान लो ये मेरे पास में Rn है और मास मेरे पास में Mn है। तो क्या इस पार्टिकल के पास में मास इनर्शिया नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका इनर्शिया हमने मान लिया In। इनर्शिया मतलब यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका मतलब कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं, हर मास यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है उसके इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रखने के लिए, उसके रोटेशनल मोशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। ये सारे पार्टिकल जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट चाहती है कि मैं हमेशा क्या करता रहूं, मूव करता रहूं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो गन्ने की मशीन है उसके अंदर में आप बाहर एक बड़ा सारा व्हील देखते हैं, फ्लाई व्हील देखते हैं, तो वो चाहता है कि मूवमेंट हमेशा करता रहे, हमेशा मूवमेंट करता रहे, ताकि आगे जो हमारे पास में जूस निकालने मशीन है, गन्ना उसके अंदर में डले, रोलर के बीच में जाए और वो उसको ईजिली घूमता रहे और उसके अंदर से रस निकल जाए। तो वो पार्टिकल, अगर फ्लाई व्हील को मैं खाली कंसिडर करूँ तो वो चाहता है कि हमेशा मैं मूव करता रहूँ, लेकिन उसको रेस्पॉन्सिबल है कौन? जो उसको रोटेट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि उसको रोटेशनल मोशन करवाना है। अगर रोटेशनल मोशन करवाना है तो हर पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं, हर पॉइंट पर उसके पास में इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, इसके अंदर में इनफाइनाइट मास है मेरे पास में, तो सभी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हर पार्टिकल का इंडिविजुअल जो इनर्शिया आ रहा है उन सबको सम अप कर लें और हम इस पूरी ऑब्जेक्ट का एक कंबाइंड इनर्शिया डिफाइंड कर दें। फिर से समझो, हर पार्टिकल इसके अंदर में एक इनर्शिया डेवलप कर रहा है। कौन सा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि एक रोटेशनल मोशन हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपके घर के अंदर में जितने भी पर्सन हैं उनका कोई ना कोई काम डिफाइंड है कि भाई मदर है वो घर का काम कर रही हैं या जॉब में है, फादर है जॉब के अंदर में है, तो और आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, ठीक है। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आप जब इकट्ठे होते हैं तो सारी क्या हो जाती है कि फैमिली डेवलप हो जाती है, फैमिली हमारे पास में आ जाती है। जब बाहर रहते हैं तो इंडिविजुअली आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब एक घर के अंदर में आते हैं तो सभी का अपना काम डिफाइन होता है कि भाई इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप लोग जो पार्टिकल हैं ये अपने आप में एक असेंबली है, अपने आप में घर है, और हर पार्टिकल चाहता है कि मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूँ, यानी कि मैं इस घर को हमेशा चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहूं। तो ये घर क्या करेगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक इनके पास में ताकत है, यानी कि इनके पास में इनर्शिया है, इनके पास में टेंडेंसी है, इनके पास में वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इसके मोशन को मेंटेन रखना चाहते हैं, कि इस घर को चलाना चाहते हैं हमेशा, कि भाई चल ये घर मेरा हमेशा चलता रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबका कॉन्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। या कि केवल M1 भाई ये हेड है फैमिली का तो केवल ये देखेगा? नहीं। M3 हेड है ये देखेगा? नहीं। जितने भी हैं सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा यानी कि सभी का इनर्शिया मुझे क्या करना पड़ेगा? सम अप करना पड़ेगा। और ये बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है इसके अंदर में कि जब भी हमें इनके इनर्शियाज को सम अप करना पड़ता है तो हम ये मान सकते हैं कि एक फंडामेंटल सिस्टम के अंदर में, यानी कि सिस्टम में मेरे पास में पूरा सिस्टम हमने यूज़ किया है, तो इस सिस्टम के अंदर में अगर मुझे इसका इनर्शिया डिफाइन करना पड़ गया तो मैं इंडिविजुअल जितने भी पार्टिकल्स आए हैं उन सब का क्या कर देता हूँ? उनके इंडिविजुअल जो इनर्शिया हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, उनको क्या कर देता हूँ? सम अप कर देता हूँ। यानी कि मेरे पास में I1 हो गया, I2 हो गया, इसी तरह से जितने भी मेरे पास में है सबको मैं सम अप कर दिया। ये मेरे पास में In, यानी कि जो nth मटेरियल है उन सब का मैं सम अप कर दूंगा, तो मुझे जो मिलेगा उसका कंप्लीट इनर्शिया मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, जो कि इस बॉडी का रोटेशनल मोशन मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों हमें इन सब के इनर्शिया को डिफाइन करना पड़ता है, क्यों मुझे इन सब के इनर्शिया को रखना पड़ता है। अच्छा, अब इसका अगर मैं जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी थोड़ी देर पहले उनकी फॉर्म में लिखना चाहूँ, बिल्कुल उसके फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं? I1 जो था इसको मैं लिख सकता हूँ M1R1 का स्क्वायर, भाई मास इस पार्टिकल का जो यहाँ पर इस कोने पर है। भाई ऐसा थोड़ा ना कि एक ही पार्टिकल है यार, हजारों पार्टिकल है इसके ऊपर में अगर लाइन लो, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी करने के लिए, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने एक पार्टिकल को यहाँ पे ले लिया M1R1 स्क्वायर। उसी तरह से दूसरा मेरे पास में M2R2 स्क्वायर, प्लस में ऐसे आप जाओगे तो MNth और RNth स्क्वायर। ऐसे हमारे पास में सारे पार्टिकल्स के इनर्शिया को यहाँ पर सम अप कर सकते हैं। और अगर आप लोग और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें और एक समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, तो जो आप अपनी बुक्स के अंदर में कहीं पर भी देखते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है कि मेरे पास में Mi कोई भी पार्टिकल, और ये मेरे पास में Ri और इसका स्क्वायर,
और आई जो है वो कहाँ से करेगा, 1 से लेकर और ये इन्फिनिटी तक मेरे पास में लाई करता है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसी भी बुक के अंदर पे देखते हैं तो हमेशा आपको यही मिलेगा। इसको देख के आपको क्या समझना है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका इनर्शिया, मान लो मेरे पास में पहला पार्टिकल है, ये अपना कितना इफेक्ट डाल रहा है, वो दूसरा पार्टिकल मेरा कितना इफेक्ट डाल रहा है, वो तीसरा पार्टिकल मेरे पास में कितना इफेक्ट डाल रहा है, वो, और सभी को मैं जोड़ता हुआ चलूंगा तो मुझे इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का, भाई मेरा मेन उद्देश्य है क्या, मेरा मेन मोटिव है क्या, एक पार्टिकल का निकालना या पूरी ऑब्जेक्ट का निकालना। तो यहाँ पर पूरी ऑब्जेक्ट का मेरे पास में क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगर खाली एक पॉइंट का पूछे तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ m1r1²। कंप्लीट ऑब्जेक्ट का निकालने को लिए बोले भाई ये लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास में जो दो अलग अलग रिंग मैंने दी थी, एक होलो रिंग दी थी और एक मैंने सॉलिड रिंग दी थी, और मैंने आपसे पूछा था कि किसका इनर्शिया ज्यादा। आपने ये तो कह दिया था जिसका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो ज्यादा देर तक चलेगा। होलो रिंग में भी आपने कहा और जो मेरे पास में सॉलिड रिंग थी उसके अंदर में भी कहा कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अंदर में ज्यादा रहेगा वो मेरे पास में ज्यादा देर तक लुढ़कता रहेगा। अब कैसे आप उसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से ना, नोट करते रहना आप लोग। देखो इतना आसान चैप्टर है ना ये, अगर बेसिक आपको इसके समझ में आ जाते हैं। देखो मैंने इतना टाइम क्यों लिया आपको, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाने के लिए। आप किसी स्कूल कॉलेज कोचिंग के अंदर में जाएंगे तो आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है सिर्फ एक वर्ड दे के छोड़ दिया जाता है कि भाई ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m_r² हो गया और आपका आंसर यहाँ पर खत्म हो गया। अरे भाई जब तक बच्चे के दिमाग के अंदर में, स्टूडेंट के दिमाग के अंदर में, कैंडिडेट के दिमाग के अंदर में वो चीज़ डालोगे नहीं आप कि है क्या यार, उसको फील नहीं करवाओगे, तब तक कहाँ से समझ में आएगा उसको चीज़ें। फॉर्मूले तो कितने भी आप रट लो अपनी बुक्स के अंदर में, हर जगह पे मेंटेन है, लेकिन जब एक फिजिकल आप उसको प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन नहीं देखोगे ना तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब वो विजुअलाइजेशन की बात आती है कि मैं जो कहानी बता रहा हूँ उसका मेरे लिए यूज़ क्या होगा। दो रिंग मैंने लिए हैं, आप खुद बताएंगे अभी देखना। ये मेरे पास में एक सॉलिड रिंग है और ये मेरे पास में एक होलो रिंग है। ये मेरे पास में एक होलो रिंग ली है और यहाँ पर मैंने इसका मास जो है वो यहाँ पर भाई इसके बाहर वाले एरिया के अंदर में रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर मेरा पूरा मास इसका कंसंट्रेटेड है, बाहर जो है ये वाला एरिया। ओके, यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर में पूरी बॉडी के अंदर में मेरा मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी बॉडी के अंदर में मेरा मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप सबको पता है ये चीज़, तो दोनों ही बॉडी का मास मेरे पास में इक्वल है, यानी कि यहाँ पर कहें कि मेरे पास में इसका मास है m और इस ऑब्जेक्ट का भी मास है मेरे पास में m, इसका भी मास मेरे पास में सेम और इसका भी मेरे पास में सेम आ गया। अब यहाँ पर आपको कहानी क्या देखनी थी, यहाँ पर आपको ये देखनी थी कि भाई जिसके पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैंने दोनों को लुढ़का दिया है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो वहां पर रिस्पॉन्सिबल है कि उन दोनों का जो ऑब्जेक्ट है उनका रोटेशनल मोशन मेंटेन रहे। इतना समझ आता है कि उन दोनों का रोटेशनल मोशन मेरे पास में मेंटेन रहे। अब रोटेशनल मोशन को मेंटेन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उसी के कारण में, यानी कि जो इनर्शिया है उसी के इफेक्ट के कारण में वो रोटेट करती रहेगी। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो मुझे इन दोनों के अंदर में ये देखना होगा कि भाई अगर मैं कहूँ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो ये ज़्यादा देर तक लुढ़कता रहेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो ये ज़्यादा देर तक लुढ़कता रहेगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पर कहानी कहूँ कि इसके अंदर में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर में इसका मास कंसंट्रेटेड है, कितना, जो m मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी ऑब्जेक्ट के अंदर में, और यहाँ पर जो m मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है खाली इसके बाहर के एरिया में, और यहाँ पर इसका रेडियस की कंसिडर करूँ तो ये रेडियस मैंने मान लिया r है, r रेडियस के ऊपर में, और इसके अंदर में आप देखोगे तो डिफरेंट लोकेशन पे इसका मास है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, एक मास मान लिया मेरा यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर और एक मास यहाँ पर, और ये इसका सेंटर है। ये मान लो r1 डिस्टेंस है, ये r2 डिस्टेंस है, ये मान लो r3 डिस्टेंस है, ये मान लो आप r4 डिस्टेंस है। ये मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट
यहाँ पर होगा RNth। कितने भी हम पार्टिकल लेके चलें तो जो मास है मेरा वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर में कि जो मास हर अगर मैं इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानता हूँ तो जो मास m है इसकी अब अगर आप लोगे तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो इनर्शिया आएगा, हमें पता है कि हर पॉइंट का मास जो हमने लिया है वो m m m m और m, ये मैंने कंसिडर कर लिया। हर पॉइंट का मास जो मैंने लिए हैं वो सारे का मास मैंने m ले लिया। अब यहाँ पर आप देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, m r1 स्क्वायर m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर और सो ऑन, जो भी मेरे पास में nth पार्टिकल्स होंगे। अब आप देख रहे हैं कि भाई जो मेरे पास में r1 जो है वो कहीं ना कहीं मेरे पास में लेस है r2 से, या फिर कोई भी पार्टिकल होगा, मान लो R3 है वो मेरे पास में लेस देन है R4 से। तो ऐसे आप अलग अलग पार्टिकल के ऊपर में जाओगे, ये देखो R4 यहाँ पर है और R3 यहाँ पर है, तो R4 इज लेस देन R3, ऐसे पार्टिकल्स हैं। तो आप छोटी छोटी वैल्यूज इसके अंदर में आ रहे होंगे। मान लो इसका आंसर आया आपके पास में 10 आया, इसका आंसर आया आपके पास में 20 आया, मान लो इसका आंसर आपके पास में 5 आया, ऐसे अलग अलग वैल्यूज इसके अंदर में आ रही होंगी और आप उन सब का सम अप करेंगे जो भी आपके पास में आंसर आएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो आएगी आपके पास में और यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो ये रेडियस मान लो मेरे पास में कितना है 10 है, मान लो ये रेडियस इसका 10 हो गया, तो यहाँ पर इसका एक ही इनर्शिया आएगा और वो पूरा का पूरा, क्योंकि मास जो है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जितने भी आप ऐड ऑन करोगे तो सारे के सारे, चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे इस पोजीशन पर ले लो, यहाँ पर ले लो, किसी भी पोजीशन पर लोगे तो सबका रेडियस मेरे पास में क्या रहने वाला है, सबका रेडियस यहाँ पर सेम रहने वाला है। और सबका रेडियस मेरे पास में सेम रहेगा तो आप ये बोल सकते हैं समेशन m, क्योंकि मास में m ले रहा हूँ उसका, r, और इसको हम बोल सकते हैं mi और ri, क्योंकि सबका रेडियस क्या मेरे पास में सेम रहेगा, i इजकल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक मेरे पास में एग्जिस्ट करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, और इस केस के अंदर में सारी वैल्यूज मेरे पास में फाइनाइट आ रही है, यानी कि एक ही जैसे वैल्यू आ रही है। अगर ऐसा मेरे पास में केस आ रहा है तो आप ये मानेंगे कि इसका जो आंसर आएगा, अगर आप इन सबको कैलकुलेशन करोगे तो जो इनर्शिया मेरे पास में एक रिंग का होगा वो मच ग्रेटर देन आई सॉलिड रहने वाला है। क्यों? यहाँ से कैलकुलेशन के अंदर में देख लिया भाई इसका तो रेडियस अलग अलग चेंज हो रहा है ना। मान लो ये मेरे पास में 1 रेडियस है, इसका 2 रेडियस है, इसका 3 रेडियस है, 4 5 ऐसे अलग अलग रेडियस है, और मास तो चलो हमने ले लिया है लेकिन ये वैल्यूज जो है उनको तो चेंज करेंगे ना ये। और यहाँ पर आप देखोगे कि सारी वैल्यूज, मान लो सबका रेडियस जो 10 है तो मास मान लो मैं 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 100 प्लस में, ऐसे आप लोग देखोगे तो सारे एड ऑन होकर बहुत बड़ी वैल्यू मेरे पास में मिल जाएगी जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो तो सारे के सारे यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इसके बाहर वाले एरिया के ऊपर में कंसंट्रेटेड है। तो आपने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक रोटेशनल मोशन कर रही है, अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो कौन चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, जो कि उसका रोटेशनल मोशन को मेंटेन करने के काम आ रहा है। ठीक है, अगर उसका रोटेशनल मोशन को मेंटेन करने के लिए आ रहा है तो ये सॉलिड रिंग थी, उसके अंदर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास में कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है वो पूरी डिस्क के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पर मेरे पास में जो मास है वो कहाँ पर है, इसके बाहर वाले, इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर में मेरे पास में टोटल मास है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका मास यहाँ पर ज़्यादा होने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास में ज़्यादा हो गया तो डेफिनेट है कि मेरे पास में देर तक कौन रोल करता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो मेरे पास में होलो ऑब्जेक्ट है, या फिर कहें कि जो रिंग है वो ज़्यादा देर तक रोल डाउन करती रहेगी। अब इसी का एग्जाम्पल है, इसी का जो मेरे पास में जो हम यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखी होगी, जो अपने साइकिल आप लोगों ने देखी होगी, तो उसके अंदर में जो रिम होती है उसके अंदर में कुछ इसी तरह का होता है कि ये मेरे पास में एक रिम हो गई है, मैक्सिमम मास कहाँ पर होता है, उसके बाहर वाले एरिया पर होता है, बाहर वाले एरिया पर होता है। और जो अंदर इसके अंदर में आप देखते हैं कि कुछ स्पॉक्स होते हैं, यानी कि ताड़ी होती हैं, और ऐसे आप लोग उसके अंदर में देखते हैं ये कुछ इस तरह का उसका पहिया बना होता है, ये चक्का होता है। लेकिन देखते क्या है कि उसका मैक्सिमम मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, उसकी बाहर वाली रिम पर है। केवल इसी के अंदर में नहीं, आप किसी ट्रेन के अंदर में देख लो, उसका भी ऐसा ही होगा। हाँ, आजकल कुछ आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा जी, यहाँ पर तो होता है, बीच में प्लेट भी तो लगी है, ऐसे देखो भाई, वो प्लेट सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए है,
स्पोक्स की जगह आजकल प्लेट ने ले ली, लेकिन मैक्सिमम मास जो है, अगर मान लो मेरे पास में 5 किलो मास है ना, तो वो 4 किलो इसकी बाहर वाली रिम पर लगा होगा और 1 किलो अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर में लगा होगा, जो स्पोक्स हुई या फिर उसकी सीट हुई उसके ऊपर में लगा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो मेंटेन है, ये मैक्सिमम मास कहाँ पर लगा है, हमने बाहर लगा दिया। अब आपसे कोई पूछे कि भाई अगर आप लोगों को 10 किलो वजन दे दिया गया है, 20 किलो वजन दे दिया गया और आपको कोई भी एक व्हील बनाने के लिए बोला गया है, तो आप ज्यादातर मास कहां पर लगाएंगे? कोई फ्लाई व्हील बनाने के लिए बोल दिया गया, कोई रिम बनाने के लिए बोल दिया गया, तो आप देख रहे हैं कि जितनी मेरे पास में ये दूरी रहेगी, यानी कि आर जितना दूर रहेगा, जितना आर मेरे पास में दूर रखोगे, यहाँ पर फिर दूर, जैसे जेसीबी मशीन देखी आप लोगों ने, जेसीबी हो, ट्रैक्टर हो, तो उसके अंदर में आप देखते हैं कि पीछे वाले जो व्हील होते हैं बहुत बड़े वहां पर बना दिए जाते हैं। क्यों बना दिए जाते हैं? क्योंकि उनको हैवी लोड काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें उनको खींचनी होती हैं। तो अगर उसके पास में, टायर के पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो हैवी लोड को इजीली वो खींच के लिए आएगा, क्योंकि उसके पास में इनर्शिया है, वो आराम से रोल डाउन हो जाएगा और खींच के अपने आप को आगे की तरफ में मूव कर जाएगा। अगर आप बराबर पहियों के लोगे दोनों, तो वो मूव नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर उसका इनर्शिया कम रहेगा, और इनर्शिया ही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? उसको घुमाने के लिए। अगर यहाँ पर मेरे पास में, उस टायर के पास में रोटेशनल मोशन करने के लिए इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो इजीली क्या कर जाएगा? वो रोटेट कर जाएगा। तो यही मेरे पास में रीज़न है कि आप साइकिल का केस लो, ट्रेन का केस लो, या फिर मेरे पास में किसी बस का केस लो, या किसी जेसीबी मशीन का पीछे वाले टायर की बात करो, पीछे वाले क्या, बड़े वाले जो भी टायर होते हैं, सभी रोटेशनल मोशन के अंदर में आप देखना, एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करना कि हर जगह पे आप लोगों को इसी तरह के टायर्स मिलते हैं। फिर आप ट्रैक्टर की बात करो तो ट्रैक्टर के अंदर में भी यही रहेगा, सेम यही सारी चीज़ें रहेंगे। तो आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि मैक्सिमम मास जो है वो कहाँ पर कंसंट्रेट किया जाता है? बाहर वाले एरिया के ऊपर में, यानी कि उसके सर्कमफ्रेंस पर किया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि अगर हमने अंदर भी उसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वहां पर आप देखोगे कि उसका जो मास है, यानी कि जो इनर्शिया है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो कम आएगा एज कंपेयर टू जो मेरे पास में रिंग मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। तो जितना दूर मेरे पास में सेंटर ऑफ मास, उतना ज़्यादा मेरे पास में जो इनर्शिया रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग समझे होंगे कि जितनी दूरी पर आप रखेंगे इसको, क्योंकि आर मेरा जितना बढ़ाऊंगा उतना मेरे लिए बेनिफिट है, और आर बढ़ाएंगे यानी कि मास मेरा वहां पर ज़्यादातर कंसंट्रेट होना चाहिए। पहली चीज़, जितनी दूर रखेंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, जितनी दूर उतना मास, यानी कि ज़्यादा मास रखेंगे तो भी मेरे पास में क्या रहेगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहने वाला है। चलो अब बात कर लेते हैं आके। तो यहाँ पर हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली किन चीज़ों पर डिपेंड किया है, अगर आप एक इंक्लूड करना चाहें इसको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि हमने मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हुआ है। अच्छा जी, अब देखो कुछ और एग्जांपल्स की बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ में। थोड़ी देखो, आज की जो क्लास है ना, इसके अंदर में आपको एक विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करवाने की काम कर रहा हूं मैं, कि आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का विजुअलाइजेशन आ गया ना, बस फिर मेरे लिए और कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर में। फिर तो ये समझ लो खत्म हो चुका है चैप्टर आप लोगों का। ठीक है जी, तो हमें, अगर आप लोगों से आगे को पूछे कि हमें मास जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो हमें उसके किनारे के ऊपर में जो डिस्ट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। आपने फ्लाईव्हील देखा है? फ्लाईव्हील की जो कहानी मैं बता रहा हूँ पिछले 2 लेक्चर से, तो फ्लाईव्हील कुछ इस तरह का होता है भाई। ये मेरे पास में फ्लाईव्हील होता है, और यहाँ पर इसका एक एक्सेस होता है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह की मेरे पास में बना होता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये बाहर निकल के और 2 रोलर के साथ में जुड़ा होता है, कि 2 में से किसी एक भी रोलर के साथ में जुड़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब इसके अंदर में और भी चीज़ देखी होगी कि इसका जो मास है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है भाई? इसका मास जो है वो मैक्सिमम इसके बाहर वाले एरिया के ऊपर में होता है। देखना कभी भी गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन हो ना, उसके पास में जाके देखना, तो आप देखोगे कि बाहर का एरिया जो है बहुत ज़्यादा होता है, जो मास है सबसे ज़्यादा उसके ऊपर में होता है, और अंदर उसके अंदर में बिल्कुल प्लेट टाइप में होती है, डिस्क टाइप में होती है, जो कि कम मास को गेन करती है। अगर मान लो 10 किलो मेरे पास में वजन है, तो 9 किलो बाहर मिलेगा और 1 किलो उसके अंदर में मिलेगा। और यहाँ पर होता क्या है कि आपने जब गन्ने की मशीन की बात कर रहा था मैं, तो उसके अंदर में ऐसे 2 रोलर होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं, इनके पास में एक इनर्शिया है। जैसे यहाँ पर देखो कि ये मेरे पास में एक रोलर है, और दूसरा रोलर ये है, ये मेरे पास में रोलर है, जिसके अंदर में आप गन्ने की, यहाँ से हमने इसके अंदर में गन्ना डाला, यहाँ से आप गन्ना डालोगे, तो गन्ना डालने पे होगा क्या, ये भी रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, ये भी मेरे पास में रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, दोनों अपने आप में क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, यानी कि इनके पास में भी इनर्शिया होगा।
इनके पास में भी क्या होगा, इनर्शिया होगा। इनका रेडियस आप लोगों ने माना r है, इसका रेडियस भी मान लिया आप लोगों ने r है, दोनों का रेडियस है। तो इसका जो इनर्शिया रहेगा वो मान लो I = mr²। इसका रेडियस भी बात करूं तो इसका मान लो मास m1 है, इसका मास मेरे पास में m2 है, m2r², ये मेरे पास में आ गया। अच्छा जी, अब ये गन्ना रोटेट कर रहे हैं, इनके पास में कैपेबिलिटी है कि ये अपना जो मोशन है, कौन सा, रोटेशनल मोशन, उसको मेंटेन करते हुए चले। अब आपने जैसे इसके अंदर में गन्ना डाला तो होता क्या है कि ये रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि इनके पास में इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है भाई कि ये जो गन्ना इसके अंदर से गया उसको क्या कर लें, उसका रस निकाल पाए। तो हमें कुछ ना कुछ तो बाहर से आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई इनको रोकना तो है नहीं, तो कुछ ऐसी चीज इनमें से किसी एक रोलर के साथ में कनेक्ट कर दो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, जो कि इनको रोटेट करवाते रहे। तो उसके लिए कंसेप्ट लेके आएगा कि भाई इस फ्लाई व्हील को किसी एक रोलर के साथ में चिपका दो, यानी उसके साथ में एक्सेल पर बाहर निकालो, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, फ्लाई व्हील लगा दिया। अब आपको समझ में आया होगा कि फ्लाई व्हील जो है, यहां पर जो केस लिया मैंने, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण में हमारा वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रहा था उस टाइम पे रुक गया था। तो जो मैं बता रहा था वो इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके अंदर में हमने बात करी थी कि एक फ्लाई व्हील उसके ऊपर में लगा देते हैं। तो फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, देखिए रोलर जो है मेरे पास में, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम डिफाइन करते हैं I = m1r² से, क्योंकि मैंने इसका मास जो है वो m1 माना हुआ है, नीचे वाले का m2 माना हुआ है। तो इस रोलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, इस रोलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास में ये आ गया। चलो जी, अब ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको रेस्पॉन्सिबल है कि ये दोनों रोलर अपने आप में मूव करते रहे, लेकिन जैसे हमने इसके अंदर में गन्ना दिया तो ये रुक जाएंगे क्योंकि इनके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। उसी तरह से जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे पास में एक फ्लाई व्हील मैंने यूज किया हुआ है जिसका रेडियस r1 है, और वो मच ग्रेटर देन इन जो रोलर लगे हुए उनसे ज्यादा है। तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू mr1²। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि इसके अंदर में रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर ये ज़्यादा रहेगी तो मैं कुछ ऐसा कर दूं कि भाई इसके ऊपर में यहाँ से बाहर निकालें एक एक्सल और यहाँ पर इसको चिपका दो। जब यहाँ पर हम इसको चिपका देंगे, यानी कि इसके साथ में हमने इसको एडजस्ट कर दिया है, इसके साथ में हमने इसको असेंबल कर दिया है, तो आप देखेंगे कि जैसे आप इसके अंदर में गन्ना डालेंगे तो यहाँ पर ये रोलर का मोमेंटम जो है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है, तो ये रुकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो बाहर फ्लाई व्हील लगा है इसके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो ये कोशिश करेगा कि इनको क्या करे, रोटेट करवा दे। अब ये रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर भी मैंने बताया आपको कि फ्लाई व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मोमेंट ऑफ रोलर, इसलिए फ्लाई व्हील को इसके ऊपर में इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब उसी के अंदर में एक छोटे सा वर्ड मैं वहाँ पर समझाया आपको कि स्मूथ ड्राइव क्या होती है। स्मूथ ड्राइव का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हैं कि जब आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, कोई स्कूटी चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका मेन टेंडेंसी ये होता है कि आप चलें और इजीली आप कोई भी ऑब्स्टेकल आ रही है, कोई पत्थर आ रहा है तो इजीली उसके ऊपर में क्रॉस कर जाए, यानी कि आपको फील ना हो जर्क वगैरह या आपकी गाड़ी ना रुके। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास में व्हील होता है उसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहे, ज़्यादा रहे। और इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी हमारे पास में व्हील बनते हैं वो बीच में एक होलो प्लेट टाइप में लगता है, और मैक्सिमम जो इसका मास है वो कहाँ पर कंसंट्रेट करवा दिया जाता है, उसके बाहर आउटर फॉर्म में, आउटर एरिया के अंदर में हम उसको सर्कमफ्रेंस के ऊपर में इसको ज़्यादातर हम इंस्टॉल करवा देते हैं, यानी कि वहीं पर हम इसको पूरा रख देते हैं। तो आपने यहाँ पर जाना कि भाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेसिकली डिपेंड किन चीज़ों पर कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है कि भाई जितना मेरे पास में, दो कीवर्ड यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग कि अगर मेरे पास में कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी पढ़ रहे हैं हम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर में ठीक है एक, तो यहाँ पर जो मेरे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि मेरे पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किस तरह से है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के अंदर में क्या मतलब हुआ कि मान लो मेरे पास में अभी आपने देखा कि मास, एक रोलर लिया आपने और दूसरा आप लोगों ने लिया एक फ्लाई व्हील लिया था, तो दोनों के अंदर में आपने देखा कि दोनों में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था किसका ज़्यादा निकल के आ रहा था, तो यहाँ पे आपने कहा जी इसका जो फ्लाई व्हील था इसके अंदर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा निकल के आ रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं वो मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड किया। अच्छा,
दूसरा वो किस पे डिपेंड किया भाई, यहाँ पर हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादातर हमारा जो भी था व्हील अगर या रिम की बात करें तो सरकमफ्रेंस के ऊपर में ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। यानी कि अगर आप लोगों से कोई पूछ रहा जाए तो आप लोगों को हमेशा लिखना है कि सरकमफ्रेंस जितनी दूर होगा, सरकमफ्रेंस पर लार्जर मास हम यूज़ करते हैं, लार्जर मास। अच्छा, और दूसरा चीज़, इसका जितना रेडियस रहेगा यानी कि जितनी दूरी पर रहेगा मेरे पास में मास, उतना ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज़ करने के लिए मेरे पास में दो चीज़ें थी, एक था मेरे पास में मास और दूसरा था आर स्क्वायर। यानी कि अगर मेरे पास में सर्कुलर बॉडी है या फिर कोई भी रोटेशनल बॉडी है जो रोटेट कर सकती है, रिजिड बॉडी है, तो ये उसका आर है। जितनी दूर आर होगा उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास में ज़्यादा रहेगा। तो दो चीज़ों पर हुआ कि सरकमफ्रेंस पर हमेशा हमें क्या यूज़ करना है कि लार्जर मास यूज़ करना है, और साथ ही अगर सरकमफ्रेंस जितनी दूर होगा यानी कि जितना जो रेडियस दूर होगा मेरे पास में ऑब्जेक्ट, उतना मास जितना दूर रहेगा सेंटर ऑफ मास से या उसके सेंटर से या फिर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे जितना दूर रहेगा उसका मेरे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहता है। अच्छा जी, अब ये तो कहानी हुई कि भाई जो हम बेसिक चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारे लिए क्या ज़रूरी होगा, आगे के जो हमारे पास में लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर में हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास में मास जो है वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर में। अब बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास में, मान लो अगर बात करूँ मैं एक एग्जांपल के तौर पे, एक मिनट थोड़ा सा इसके अंदर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट को मेरे पास में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको रोटेट करने के। एक तरीका क्या है कि मैं ऐसे इसको रोटेट करता हुआ लेके आऊँ, ये मेरे पास में रोटेट करिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि अलग तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में नहीं, मैं इसको ऐसे रोटेट करना चाहता हूँ, इस एंड को पकड़ता हूँ, इस एंड को, और यहाँ से इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ। तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा? जो मैं ऐसे रोटेट कर रहा था, जो मैं ऐसे रोटेट किया और जो मैं यहाँ पर ऐसे रोटेट किया, तो क्या होगा? इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज रहे होगा, सेम रहेगा, या कोई इफेक्ट इसके अंदर में नहीं पड़ने वाला है। तो हमें क्या, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर में हम आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मेरे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पर भी डिपेंड करता है। तो कुल मिला के तीन कहानियां आप लोगों को समझ में आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा किस ऑब्जेक्ट का होगा, अगर मास मेरा उसके सर्कमफ्रेंस पर ज़्यादा रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा। सर्कमफ्रेंस पर कब हो सकता है? जब उसका मेरे पास में रेडियस क्या रहे, ज़्यादा रहे। तीसरी कहानी आप लोगों ने देखी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। कैसे करता है? नेक्स्ट जो हमारे पास में आएंगे, जो एक्सिस थ्योरम आएंगे या फिर परपेंडिकुलर थ्योरम्स आएंगी, उसके थ्रू हम उनको कैलकुलेट भी करेंगे और अलग अलग तरीके से हम उनको डिफाइन भी करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास में, उसका मैंने अगर एक्सिस चेंज कर दिया तो क्या उसके मोमेंट के ऊपर में इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके मैथमेटिकल हम भी अप्रोच पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी उसके कैलकुलेट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसमें आगे की कहानियाँ यानी कि जो डिफरेंट शेप्स हैं मेरे पास में। अभी तो आपने देखा कि मेरे पास सिंपल शेप लिया, मान लो सर्कुलर शेप थी, इसका तो मैं इजीली निकाल लिया, जो रिंग था या फिर जो मेरे पास में एक डिस्क बनी हुई थी, इनका हम इजीली निकाल लेंगे, mr स्क्वायर हो गया। और अगर मान लो इनकी शेप चेंज हो जाती है, मान लो सर स्पेरिकल आ गई मेरे पास में और सिलेंड्रिकल आ गया, रोड आ गया, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? या कोई भी इरेगुलर शेप आ गई तब कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका? तो सारी जो हमारे पास में फॉर्मूलाज हैं उनको हम अगले क्लास के अंदर में देखेंगे। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं 10-12, उनको हम याद रखेंगे, उन्हीं का हम फिर यूज़ करेंगे हमारी थ्योरम जब जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। और जैसे वो वहाँ पर ख़त्म होगा हम उसके न्यूमेरिकल्स को कवर अप करेंगे, ताकि आपके दिमाग के अंदर में क्लैरिटी आ जाए कि कैसे अपने न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। थैंक यू।